एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगस। तो आज हमारा रहने वाला है पार्ट 4 साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ का। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की डिफिशियंसी से इनमें से कौन सा डिजीज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज क्वाशियोकोर। एंड प्रोटीन की डिफिशियंसी से एक क्वाशियोकोर तो होता है, एंड इसके साथ ही एक और डिजीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मरासमस। ओके, तो मरासमस भी होता है। ये दोनों याद रखिएगा कि क्वाशियोकोर एंड मरासमस जो है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर होता है, इन्फेंट्स के अंदर होता है। ओके, एंड जो बाकी के ऑप्शंस हैं इसे भी देख लेते हैं। रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। एंड विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, है ना, कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा हो गया ऑप्शन बी, दैट इज स्कर्वी। स्कर्वी को हम लोग किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बेरी बेरी जो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन भी बोलते हैं। सो ये थे हमारे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज क्वाशियोकोर। तो हम लोग प्रोटीन के बारे में और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। प्रोटीन जो होता है ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि ये इन चारों चीज़ों को क्या करता है? कंटेन करता है। एंड ये बना रहता है किससे? ये बना रहता है मेड ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से बना रहता है। एंड इसका काम देखो, जो प्रोटीन जो होता है ये किसके थ्रू सिंथेसाइज होता है? ये सिंथेसाइज होता है बाय राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। सेल के ग्रोथ एंड उसके रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए दे आर इसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड उसकी फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्या? प्रोटीन। एंड ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। एंड 1 ग्राम ऑफ जो प्रोटीन होता है ये क्या देता है आपको? देखो कितना देता है, कितना एनर्जी देता है आपको? 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है आपको कितना एनर्जी देता है? 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। एंड प्रोटीन जो होता है ये प्रोवाइड करता है एक बेस फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। इन सब के लिए क्या करता है? ये एक बेस प्रोवाइड करता है। आपको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, यानी कि इसके सोर्सेज क्या क्या हो गए? मिल्क हो गया, एग, फिश, मीट, पल्सेस, सोयाबीन। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सोर्स हो गए, याद रखिएगा, बिकॉज सोर्सेज पे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इससे कौन से इसकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स इम्प्योर ब्लड। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा जो है हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, किधर जाता है, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्प्योर ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड मतलब क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनमें से कौन ट्रांसमिट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पल्मोनरी आर्टरीज। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया। ओके, तो अभी मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर डिफरेंस समझो। देखो वेन्स का क्या काम होता है? देखो जो हमारा जो वेन्स होता है ना, ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है ब्लड को कहाँ से? हमारी बॉडी से हमारे हार्ट में। तो वेन्स का क्या काम होता है? ये करता है हमारी बॉडी से हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद एंड देखो, अगर हमारी बॉडी से हार्ट में जा रहा है मतलब क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड जाएगा, है ना। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हमारी बॉडी से हार्ट में जा रहा है तो इम्प्योर ब्लड जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो याद रखिएगा, तो जो वेन्स क्या कैरी करते हैं? ये क्या कैरी करते हैं? जो जितने भी जो वेन्स होते हैं ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है वेन्स में, वो क्या है? वो है हमारा पल्मोनरी वेन्स। तो जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या कैरी करता है? वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। तो वेन्स के बारे में ये चीज़ें थी। उसके बाद अगर मैं आपको आर्टरीज़ के बारे में बताऊँ तो आर्टरीज़ क्या, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो ये ट्रांसफ़र करता है ब्लड को कहाँ से? हार्ट से हमारी बॉडी के अंदर। वेन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये हमारे बॉडी से हार्ट में ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन आर्टरीज़ का क्या काम करता है? ये हार्ट से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। एंड आर्टरीज़ ये जो है ये प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो आर्टरीज क्या करता है? ये प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेयर एज वेन्स का क्या था? ये इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था। तो आर्टरीज में भी जैसे वेन्स के अंदर हम लोगों ने एक एक्सेप्शन देखा था पल्मोनरी वेन्स का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता था। एंड वेन्स का फंक्शन क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। लेकिन और सिमिलरली जो आर्टरीज है इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है?
वो है पल्मोनरी आर्टरीज का, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी था, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो कैरी करता है इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। कौन? पल्मोनरी आर्टरीज। एंड पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अलावा जितनी भी जो आर्टरीज होती है वो क्या कैरी करती हैं? वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड को, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, जो हमारा हार्ट है ना, वो ब्लड को ना प्यूरिफाई करने का काम नहीं करता है। हमारा हार्ट जो वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है, ये सिर्फ एक पंपिंग सिस्टम की तरह काम करता है। सिर्फ एक ये ब्लड को जो है पंप करने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो है ये सिर्फ ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट जो है, याद रखिएगा, ये प्यूरिफाई नहीं करता, ये सिर्फ एक पंपिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये ब्लड को सिर्फ पंप करने का काम करता है। बल्कि जो प्योरिफिकेशन जो होता है फिर कहाँ पे होता है? जो प्योरिफिकेशन होता है ये होता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड अगर आपसे पूछे तो वो होता है हमारे लंग्स के अंदर। एंड हार्ट जो होता है ये सिर्फ पंप करने का काम करता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि जो ब्लड वो कहाँ से आता है, कैसे होता है, हर एक चीज़। देखो, हमारे बॉडी, मतलब जो हमारा हार्ट है ना, इसके अंदर हमारी बॉडी से ब्लड सबसे पहले कहाँ पे एंटर करता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे हार्ट के अंदर सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ एंटर करता है? तो वो एंटर करता है, ये रहा हमारा राइट आर्टरीज के अंदर, ठीक है, राइट आर्ट्रियम के अंदर। तो राइट आर्ट्रियम के अंदर एंटर करता है। देखो, हमारे हार्ट का क्या रहता है? 4 चैम्बर रहता है। ये हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर हो गया ये हमारा क्या? राइट वेंट्रिकल, एंड ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चारों पार्ट है, आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है ब्लड कहाँ एंटर करता है? राइट आर्टरी में एंटर करता है। एंड किसके थ्रू करता है? मैंने बताया था ना आपको, जो हमारी बॉडी से जो है हार्ट के अंदर ब्लड कौन लेके जाता है? वेन्स लेके जाता है, राइट। तो ये वेन्स के थ्रू जाता है। तो कौन कौन सी वेन्स हैं किसके थ्रू जाता है? ये एक देखो, यहाँ से हमारा सुपर वेना कावा एंड ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा। याद रखिएगा कि जो राइट आर्टरी में इसके अंदर 2 जगह से ब्लड एंटर करती है। एक हो गया हमारा सुपीरियर वेना कावा एंड दूसरा हो गया हमारा इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ से जाती है। एंड इंफीरियर वेना कावा जो होती है, याद रखिएगा कि ये क्या है? ये एक लार्जेस्ट वेन है। इंफीरियर, नाम इंफीरियर है, इस पर मत जाइएगा, नाम इंफीरियर है लेकिन ये लार्जेस्ट वेन है, ओके। तो याद रखिएगा कि राइट आर्टरी में ब्लड कहाँ से जाती है? सुपीरियर वेना कावा से एंड इंफीरियर वेना कावा से। उसके बाद राइट आर्टरी में आ गया ब्लड। उसके बाद जो ये वॉल्व है ना, इस वॉल्व के थ्रू जो है ये चला जाता है किसके अंदर? हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर, इसके अंदर मैक्सिमम ब्लड रहता है, ओके। इसके अंदर क्या रहता है? मैक्सिमम ब्लड रहता है। एंड ये कौन सा ब्लड है? हम लोगों ने देखा हमारी बॉडी से भी एंटर कर रहा है ब्लड, राइट। तो ये क्या होगा? ये होगा इम्प्योर ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड, देखो राइट वेंट्रिकल से फिर जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, याद रखिएगा, यानी कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। मैंने आर्टरीज के बारे में आपको बताया था कि ये क्या कैरी करता है? ये कैरी करता है हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट, प्योर ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन मैंने बताया था आपको, पल्मोनरी आर्टरीज, वही है ये। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या कैरी कर रहा है? इम्प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा। फिर लंग्स से प्योर होकर के जो ब्लड है वो अपना प्यूरिफिकेशन का पूरा काम करके ब्लड जो है फिर एंटर करेगा हमारे हार्ट के अंदर वापस से। तो ये किसके थ्रू एंटर करेगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जो कि क्या है? हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सबसे पहले कहाँ पे आएगा? हमारे राइट आर्ट्रियम के अंदर आएगा। उसके बाद राइट आर्ट्रियम में ये वॉल्व के थ्रू जो है यहाँ चला जाएगा हमारे किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहता है? लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। क्यों? बिकॉज यहीं से जो है ब्लड को पूरा पंप करना है हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए। तो अभी कहाँ से आ गया? हम लोगों ने देखा राइट आर्टरी में, उसके बाद वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ गया था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये अयोटा के थ्रू जो हमारी की पूरी बॉडी में जो है ये चला जाता है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में किसके थ्रू जाता है? अयोटा के थ्रू जाता है। अयोटा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरीज है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट आर्टरीज है, ओके, याद रखिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, आई होप आपको क्लियर होगा। मैं एक बार समअप कर देती हूँ। तो हमारी बॉडी से जो ब्लड वो किसके थ्रू एंटर करती है? वो एंटर करती है 2 वेन्स के थ्रू। कौन कौन से? सुपर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर जो रहता है ये लार्जेस्ट वेन रहता है। उसके बाद ये वॉल्व के थ्रू जो ये चली जाती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स के अंदर। एंड लंग्स में फिर प्योरीफाई होकर के हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाती है? राइट आर्ट्रियम में आ जाती है। फिर उसके बाद वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। सॉरी, मैंने आई थिंक यहाँ पे राइट बोला ना, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में। एंड फिर उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है। एंड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये किसके थ्रू? अयोटा के थ्रू जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा टिश्यू कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सबसे अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ टिश्यू क्या होता है। देखो टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो जब मल्टीपल सेल्स जो है मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो अगर हमारी बॉडी में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जांपल और कौन कौन से हो जाएंगे? ब्लड क्या है, ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हो गया हमारा लिगामेंट। लिगामेंट जो है ये क्या करता है, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है एंड ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है किसको, मसल्स को बोन से, ठीक है। उसके बाद है हमारा कार्टिलेज, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हो गया एरियोलर, एरियोलर किसके बीच में रहता है, स्किन एंड मसल्स के बीच में रहता है। एंड अगर हम लोग देखें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये एक कवरिंग होता है या फिर आप बोल सकते हो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी के अंदर, ठीक है, एनिमल बॉडी के ऊपर। इसके एग्जांपल में आ गया स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके बाद हो गया हमारा लंग एल्वुलाई एंड किडनी ट्यूबल्स। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो रॉबर्ट हुक ने क्या सेल थ्योरी दी थी, आपको याद है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे बाद, मतलब इस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे लास्ट में, बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिवेनहॉक ने क्या दिया था, फ्री लिविंग सेल्स के बारे में, एकदम सही है, करेक्ट। यहाँ पूछा है नॉट, याद रखिएगा नॉट पूछा है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था न्यूक्लियस के बारे में, ये सही है, येस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी हम लोग किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी हम लोग बोलते हैं थियोफ्रेस्टिस को, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टिस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गलत क्या हो गया, ऑप्शन ए ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज रॉबर्ट हुक ने जो है इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने सेल के बारे में बताया था, ओके, इन्होंने सेल के बारे में बताया था। एंड सेल थ्योरी जो है ये किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी किसने, स्लाइडन एंड शुआन ने, ठीक है, स्लाइडन एंड शुआन ने दी थी सेल थ्योरी। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी हम लोग किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को। तो याद रखिएगा एरिस्टोटल जो है ये फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों है। वेयर इज फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी हमारे थियोफ्रेस्टिस, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट सेल, इनमें से जो है कौन सा प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आपको बताना जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या क्या है, प्लांट एंड एनिमल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारा सबसे पहले कि प्लांट के अंदर जो है सेल वॉल पाया जाता है, वेयरएज एनिमल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल होते हैं लेकिन एनिमल के अंदर स्मॉल या फिर वैक्यूल्स होते ही नहीं हैं, ठीक है, याद रखिएगा एनिमल्स के अंदर स्मॉल होते हैं या फिर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज वैक्यूल। प्लांट के अंदर क्या रहते हैं, लार्ज वैक्यूल रहते हैं, वेयरएज एनिमल के अंदर स्मॉल रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, एंड प्लांट के अंदर जो होता है प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, वेयरएज एनिमल के अंदर नहीं रहता है। प्लांट के अंदर फ्लैजिला रहता है लेकिन ओनली इन गैमेट्स के अंदर रहता है, वेयरएज एनिमल के अंदर जो है वो फ्लैजिला रहता है। इनमें कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, तो कॉमन हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद होगा हमारा गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट है हमारा रफ या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दोनों के अंदर पाया जाता है, यानी कि RER एंड SER ये दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स, ये भी जो है वो दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम्स के बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। सो इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाइट क्लोथ्स कीप यू कूलर एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। तो आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में, राइट, हम लोग जनरली क्या करते हैं, लाइट कलर्स को प्रेफर करते हैं। तो लाइट कलर जो होता है, यानी कि आप मान लो वाइट कलर ही ले लेते हैं, वाइट कलर जो होता है ये आपको ठंडा क्यों रखते हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। हम लोग ब्लैक क्लोथ्स को अवॉइड ही करते हैं गर्मी में, है ना, क्यों करते हैं, बिकॉज जो वाइट कलर बोल लो या फिर वाइट जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक बैड एब्जॉर्बर होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बल्कि ये क्या करता है, ये जो है एक बैड एब्जॉर्बर होता है एंड ये गुड रिफ्लेक्टर होता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं,
हम लोग प्रेफर करते हैं वाइट क्लोथ्स को, है ना, गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स को नहीं करते हैं। एंड इसीलिए जो होता है वाइट क्लोथ्स जो होते हैं क्या रहते हैं, ये हम लोग को कूलर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट, क्योंकि ये जो है ये सारी की सारी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना, वाइट कलर जो होते हैं क्या करते हैं, ये बैड एब्जॉर्बर होते हैं एंड गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। वेयर एज अगर हम लोग ब्लैक कलर की बात करें या फिर ब्लैक ऑब्जेक्ट की बात कर लो आप, तो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं, ये अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, ये एनर्जी को यानी कि हीट को जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ये लोग गुड एमिटर भी होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जो ब्लैक कलर होते हैं ये एक गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं एंड गुड एमिटर भी होते हैं हीट के। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओशन करंट एज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ओशन करंट्स होते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो जो लाइक देखो, जो हीट जो होता है ना, हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। तो ओशन करंट के अंदर जो हीट होता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज कन्वेक्शन। एंड हीट होता क्या? ये एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको ना ये सारे ऑप्शन एक बार डिस्कस कर देती हूँ। देखो, तो जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है ना, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो गया कंडक्शन, उसके बाद हो गया कन्वेक्शन एंड लास्ट में हो गया हमारा रेडिएशन। ठीक है, तो जो हीट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो हमारा कन्वेक्शन है ना, ये किस में रहता है? ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में रहता है। तो मैं आपको एक एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंडक्शन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहता है? सॉलिड के अंदर रहता है, ओनली इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर रहता है सिर्फ। तो कंडक्शन में होता कैसे? देखो, मान लो कि ये एक रॉड है, ओके, आयरन रॉड है एंड आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे कैंडल है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो एंड यहाँ पे एक वैक्स लगा हुआ है। ओके, क्या लगा हुआ है? वैक्स लगा हुआ है एंड आप यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर से, यानी कि हीट जो है क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है ना, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करता है। तो अगर आप यहाँ पे हीट दे रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर ये क्या करेगा? लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, यह यहाँ ऐसे ऐसे आने लगेगा एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया? वैक्स लगा रखा है। तो धीरे धीरे जो है ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इस साइड वाला जो रॉड है वो भी गर्म हो जाएगा, जिसके वजह से आपका जो ये वैक्स है ये क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे नीचे गिरने लगेगा, राइट। तो ये किसके थ्रू होता है? ये होता है कंडक्शन के थ्रू। याद रखिए किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है, जो कि किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? कन्वेक्शन, जो कि हमारा ओशन करंट का आंसर भी था, कन्वेक्शन। तो देखो, कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड एंड गैस दोनों के अंदर रहता है, लिक्विड एंड गैस दोनों के अंदर रहता है। तो कन्वेक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो जैसे कि हमारा ये कंटेनर है, ये कंटेनर है एंड इसके अंदर वाटर है। ओके, क्या है? वाटर है, इसके अंदर पानी है एंड नीचे से अगर आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाए? देखो, कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करें तो जो नीचे वाला जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? वो गर्म हो जाएंगे। लेकिन जो ऊपर के है वो तो उतने गर्म नहीं है ना। तो जो नीचे वाले वाटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे एंड जो ऊपर वाले होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? वो नीचे की तरफ आने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कन्वेक्शन के अंदर क्या रहता है? एक वर्टिकल मूवमेंट रहता है पार्टिकल्स का। एंड यहाँ पे जो क्या हो गया? मीडियम क्या हो गया इसके अंदर? वाटर पार्टिकल्स, है ना। मीडियम क्या हो गया? वाटर पार्टिकल्स। वाटर पार्टिकल्स के थ्रू ही तो हो रहा है कन्वेक्शन। तो हम लोग जो अगर आपसे पूछे कि वाटर अगर गर्म किसके थ्रू होता है, कौन से उसके थ्रू, तो मेथड के थ्रू, हीट के ट्रांसफर में, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्शन के थ्रू। एंड अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लो यहाँ पे हमारा टी है, ओके, ये कप है, इसके अंदर टी रखा हुआ है। तो हमारा चाय गर्म है, राइट। तो नीचे के जो पार्टिकल्स है वो तो गर्म है एंड ऊपर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो ठंडा है। तो हमारे पार्टिकल्स जो है, मैंने बताया आपको, ये क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ मूव करता है, तो हमारा जो है ऐसे ऐसे ये मूव करने लगेगा एंड जो ऊपर के जो ठंडे वाले पार्टिकल्स हैं जिसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, वो क्या आ जाएंगे? वो नीचे आने लगेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये एक वर्टिकल मोशन हो जाएगा एंड फिर क्या होगा? जो हमारा जो चाय है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बिकॉज जो ऊपर के जो ठंडे वाले पार्टिकल्स है वो नीचे आ रहे हैं एंड गर्म वाला ऊपर जा रहा है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो हमारा जो चाय है यानी कि जो टी है वो ठंडा हो जाता है। तो इसमें भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कौन सा नहीं, अगर आपसे पूछे कि कौन सा मेथड लग रहा है हीट के ट्रांसफर का, तो इसमें हमारा कौन सा लग रहा है? कन्वेक्शन लग रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे। एंड अगर मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताऊँ तो देखो, रेडिएशन क्या होता है? कोई भी लाइट या फिर रेज जो होती है सन से हमारे अर्थ के तरफ आती है, वो किसके फॉर्म में आती है? वो आती है रेडिएशन के फॉर्म में ही आती है।
तो इसका सही आंसर तो आपको पता लग गया, ऑप्शन ए दैट इज़ कन्वेक्शन। एंड ये सारी चीज़ें थी। एंड अगर और चीज़ें हम लोग कन्वेक्शन के बारे में देखें, मैंने इसको बताया आपको कि वर्टिकल मोशन रहता है इसके अंदर, जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूव करते हैं, वर्टिकल मोशन में, वर्टिकली मूव करते हैं, है ना। एंड उसके बाद जो मीडियम जो है इसको एक मीडियम भी चाहिए रहता है चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो वाटर वाले केस में क्या था, मीडियम वहाँ पे था हमारा वाटर पार्टिकल, लेकिन टी वाले केस में हमारा जो मीडियम क्या था वो था एयर हमारा मीडियम बन गया था। तो मीडियम ऑफ पार्टिकल जो है क्या कैरी करता है, वो हीट को कैरी करता है। एंड मीडियम इज ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन, मीडियम हमेशा मोशन में ही रहता है, जैसे वाटर भी हमेशा मोशन में था एंड एयर भी मोशन में था टी के केस में। एंड ये किसके अंदर रहता है, लिक्विड एंड गैस के केस में रहता है, अकर होता है उसके अंदर, हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोसफेयर स्काई वुड अपीयर। देखो अगर मान लो अर्थ का एटमोसफेयर एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंस है ही नहीं, वहाँ पे अर्थ का एटमोसफेयर नहीं है, तो उसमें स्काई जो हमें कैसा कलर का दिखेगा, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज़ ब्लैक, हमें ब्लैक दिखेगा। लेकिन क्यों ऐसा ब्लैक क्यों दिखेगा, बिकॉज क्योंकि अर्थ का एटमोसफेयर नहीं है वहाँ पे, जिसके वजह से क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग ही नहीं हो पाएगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं पाएगी। तो इसके वजह से ही हमारा जो स्काई है वो क्या दिखेगा, हमें ब्लैक दिखने लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एस्ट्रोनॉट्स को स्काई जो ऊपर से कैसा दिखता है, तो उनको ब्लैक दिखता है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज ऑफ टीथ। तो मतलब डेंटिस्ट जो इनमें से कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं लार्ज टीथ को देखने के लिए, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज़ कॉन्केव मिरर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है एंड डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है। तो कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसके बारे में अगर हम और चीज़ें देखें, लाइक कॉन्केव मिरर जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो यूज़ होता है ये टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें, देन शेविंग मिरर की तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं वो टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ताकि जो है ये प्रोड्यूस कर सके हीट, किसके अंदर, जो सोलर फर्नेस होते हैं उसके अंदर हीट को प्रोड्यूस कर सके। इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए भी हम लोग कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं। इसके यूसेज को याद रखिएगा बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन। देखा होगा आपने कि मान लो कि कोई भी एथलीट जो होता है जब उसे लॉन्ग जंप करना होता है, जैसे अभी कॉमनवेल्थ भी चल रहा है, तो अगर किसी को लॉन्ग जंप करना रहता है तो वो क्या करते हैं, वो लोग पहले थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, उसके बाद वो लोग जंप करते हैं, राइट, उसके बाद जंप करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज उनको किस चीज़ पे एडवांटेज मिलता है, बिकॉज उनको एडवांटेज मिलता है किस पे, इनर्शिया ऑफ मोशन पे उन्हें एडवांटेज मिलता है। इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। देखो एक एथलीट जो होता है वो क्यों रन करता है, बिकॉज जंप करने से पहले क्यों रन करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसे एक क्या मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, एक मोमेंटम को गेन करने के लिए वो जो है एथलीट जो है वो रन करता है जंप करने से पहले, बिकॉज क्योंकि उसे किस चीज़ में हेल्प करता है, ताकि वो जो हायर और लॉन्गर जंप कर सके, बिकॉज उसे क्या मिल रहा है, हम लोगों ने अभी देखा था, क्योंकि उसे इनर्शिया ऑफ मोशन मिल रहा है। एंड यही इनर्शिया ऑफ मोशन उसे हेल्प करता है किस चीज़ में, हायर और फिर लॉन्ग जंप करने के अंदर। लेकिन अगर आप मान लो अगर आप एक ही प्लेस पे खड़े होकर जंप कर पाते हो तो आपके पास ये इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं है, तो इसकी वजह से आप ज़्यादा दूर नहीं जंप कर पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़े दूर आप रन करके आ रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आपके पास एक फॉरवर्ड मोशन रहेगा पहले से ही, जिसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा दूर जंप कर पाओगे। तो ये जो है इसलिए जो है कोई भी एथलीट जो पहले दौड़ता है उसके बाद जंप करता है, थोड़ा डिस्टेंस दौड़ के आता है उसके बाद जंप करता है, ताकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन रहे, उसे एक फॉरवर्ड मोशन मिल सके इसके वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर होता है फायरवर्क्स में वो किसके वजह से होता है, लाइक जो पटाखे होते हैं ना जब फूटते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर मल्टीपल कलर्स निकलते हैं, तो वो जो उसमें ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर पर्टिकुलरली वो किसके वजह से होता है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ बेरियम की वजह से। ओके, बेरियम की वजह से होता है। एंड जो वाइट कलर होता है इसके अंदर, जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसके अंदर जो वाइट कलर निकलता है वो होता है मैग्नीशियम की वजह से। एंड जो रेड कलर होता है, रेड कलर वो होता है स्ट्रोंटियम की वजह से। तो मैंने आपको 3 बताया, ग्रीन किसकी वजह से होता है, बेरियम की वजह से, एंड वाइट किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम, एंड रेड किसकी वजह से होता है, स्ट्रोंटियम की वजह से, करेक्ट। सो और ब्लू किसकी वजह से होता है, ब्लू होता है कॉपर की प्रेजेंस की वजह से, एंड येलो होता है सोडियम की वजह से। याद रखिएगा बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए इनमें से कौन से मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कैविलर। हम लोग कैविलर का यूज़ करते हैं। एंड रेयॉन क्या है? रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या है? ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। एंड जो हमारा डेक्रॉन है, ये क्या है? जो डेक्रॉन है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है? ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर में और भी कौन कौन से आ जाएंगे? दैट इज पॉलीथीन, नायलॉन, ऑर्लॉन एंड डेक्रॉन। ये सारे हमारे आ जाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर। नायलॉन 6 किस चीज़ में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फिशिंग नेट्स के अंदर, रोप्स बनाने के अंदर, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। उसके बाद पीवीसी। पीवीसी का जो फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये परमवीर चक्र नहीं है, ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया बहुत बार। एंड इसका फुल फॉर्म ये कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है? ये किस में होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाने के अंदर एंड ड्रेनेज पाइप को बनाने के लिए। तो पीवीसी अगर हम लोग बात करें हमारे परमवीर चक्र के बारे में, तो आपको पता होगा विक्रम बत्रा उनको पीवीसी मिला हुआ है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। तो ब्यूटी पार्लर के अंदर हेयर को सेट करने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है हेयर सेटिंग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सल्फर। सल्फर का यूज़ किया जाता है हेयर सेटिंग में ब्यूटी पार्लर्स के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आपको बताने में से कौन सा ट्रू है, ये आप देख लेना, हाईलाइट कर लेना इसे। आप क्वेश्चन में मतलब आप एग्जाम में भी चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे ना सर्कल कर लिया करो कि नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है, तो ईजी हो जाता है इससे। तो यहाँ पे ट्रू पूछा है कि प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, बिकॉज ह्यूमिडिटी होता क्या है? देखो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इसलिए आपने देखा होगा जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर के अंदर, तो क्या हो जाता है? मतलब कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो? उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ, मैंने बताया ना आपको, ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसीलिए जब भी अगर ह्यूमिड डे होता है उस दिन हम लोग को ज़्यादा स्वेटिंग होती है। क्यों होती है? बिकॉज एयर के अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है वाटर प्रेजेंट है। एयर के अंदर क्या है? पहले से इतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है कि वो और वाटर को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए हमारी जो बॉडी रहता है उसके अंदर अगर पसीना हमें निकलता है ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, तो क्या होता है? वो क्योंकि एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा, बिकॉज ऑलरेडी जो है वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है एयर के अंदर, इसीलिए हमें पसीना निकलता है ह्यूमिड डेज के अंदर। याद रखिएगा। सो ये तो गलत हो गया, हमारा ऑप्शन है सेकंड है ऑप्शन बी हमारा, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हमारा सरफेस एरिया को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होता है? वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर विंड स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन डी क्या होगा? इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी गलत है। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी तो इंक्रीज ही होगा ना। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ सही है, तो याद रखिएगा। सो देखो, 4 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, वो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटमस सॉल्यूशन इज अ वॉयलेट कलर पिगमेंट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस का कौन सा कैसा कलर रहता है? ये तो बता दिया कि वॉयलेट कलर का रहता है। एंड ये किसके हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लाइकन। लाइकन से हम लोग निकालते हैं। एंड मैं आपको और भी बता ही देती हूँ, जब अगर हम लोग लिटमस के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो लिटमस क्या होता है? देखो, एसिड के अंदर जो लिटमस है वो किस में क्या कर देता है? वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ठीक है, ब्लू को किस में टर्न कर देता है? एसिड के अंदर रेड में। एंड अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस के अंदर क्या होता है? जो रेड लिटमस होता है वो किसके अंदर टर्न हो जाता है? वो ब्लू के अंदर टर्न हो जाता है। मैं एक और बार बता देती हूँ, एसिड के अंदर क्या होता है? ब्लू लिटमस जो होता है वो किसके अंदर हो जाता है? वो रेड में। एंड बेस के अंदर जो रेड लिटमस रहता है वो किसके अंदर हो जाता है? ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। तो जो हमारा लिटमस है ये क्या है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड लिटमस के अलावा और भी कौन कौन से हैं? टर्मरिक। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में अगर बात करें, यानी कि अगर आप सिंथेटिक बोलो या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोल लो, तो ये क्वेश्चन ना लाइक कि लिटमस को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये अभी इस बार की जो सीडीएस हुआ था ना 2022 का जो फर्स्ट, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से निकालते हैं, तो वो लाइकन से निकालते हैं। तो हम लोग आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के को आप आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो। इसका आंसर मतलब
इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर फिनोप्थिलीन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन क्या होगा, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। तो मिथाइल ऑरेंज की अगर हम लोग देखें तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड के अंदर ये रेड रहता है एंड बेस के अंदर क्या रहता है, ये येलो रहता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर क्या रहता है, रेड, एंड बेस के अंदर क्या रहता है, येलो। लेकिन अगर हम लोग फिनोप्थिलीन की बात करें तो जो फिनोप्थिलीन है वो एसिड के अंदर रहता है ये कलरलेस, एसिड के अंदर रहता है कलरलेस एंड बेस के अंदर रहता है ये पिंक कलर का रहता है बेस के अंदर, याद रखिएगा। एंड अगर हम लोग लाइकेन के बारे में और चीज़ें देखें, हम लोगों ने देखा लिटमस किससे ऑब्टेन होता है, लाइकेन से। तो लाइकेन जो है ये एक इंडिकेटर भी होता है, किस चीज़ का, एयर पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर होता है। जो अगर मान लो कि लाइकेन जो है अगर प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो गया, वो क्लीन इन्वायरमेंट हो गया। तो लाइकेन जो है ये कहाँ रहता है, ये क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। अगर लाइकेन प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब जो है वो क्लीन इन्वायरमेंट है। अगर लाइकेन एब्सेंट है मतलब कि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो। ये किसका इंडिकेटर हुआ, ये इंडिकेटर हुआ एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर। सो एंड लाइकेन जो होता है ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फाइलम थैलोफाइटा से। सो प्लांट किंगडम के ऊपर ना एक वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना। द क्वेश्चन इज नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन से गैस का यूज़ होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा गैस यूज़ होता है आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे और भी जो वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होती हैं उन सबकी PDF मिल जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।